दोस्तों मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राज। सो गाइस, आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो कि ये हमारा टॉपिक है, इसे हम हिंदी में सामंतवाद के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है। इस वक्त हमारा कॉलेज और स्कूल वगैरह सभी बंद पड़े हुए हैं। तो अभी हमारे लिए चैलेंज की बात ये है कि हमारे टीचर्स भी हमारे लिए उतने अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और कई बच्चों के पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है और हमारे एग्ज़ाम भी बहुत सामने हैं। तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग ये मुहिम चलाए हैं कि हम जितने भी मेरे दोस्तों का हेल्प कर पाए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस मुहिम में जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिलेबस के पॉइंट के बारे में बता देना चाहूँगा। पीजी सेमेस्टर फर्स्ट के हिस्ट्री के जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। सिलेबस होगा तो आपके पास निकाल के रख लीजिए। उसमें पहला लिखा हुआ है ओरिजिन, नेचर एंड मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और दूसरा पॉइंट है बी नंबर पे डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म। डिक्लाइन का अर्थ होता है इसका अंत। तो जैसा कि हम लोग सिलेबस देखने से हम लोगों को पता चल रहा है कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बता दूं एक बार इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ओरिजिन दैट मीन्स उत्पत्ति, नेचर मतलब प्रकृति होता है और इसका मेन फीचर्स मतलब विशेषता है। तो फेडरलिज्म के क्या उत्पत्ति के कारण थे, उसकी क्या प्रकृति है और उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। और पॉइंट बी में है डिक्लाइन। डिक्लाइन का अर्थ होता है इसका अंत। इसका अंत कैसे हुआ, तो इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो मैं आपको ये पढ़ाने से पहले बता दूं कि हमारा अभी मेन मोटो ये होना चाहिए, जैसा कि अभी एग्ज़ाम सामने है और हमें एग्ज़ाम को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। तो एग्ज़ाम का जो भी हमारा फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन का, उसे हम पहले आपको बता देते हैं। जैसे कि कोल्हान यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट ये रहता है अभी न्यू सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए। अभी जो नया नया कॉलेज है उनमें पहले सेमेस्टर वाइज नहीं था, ईयर वाइज था। और ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज में डिफरेंस है क्वेश्चन पैटर्न में। जैसा कि सेमेस्टर वाइज का पैटर्न ये है कि उसमें 10 MCQ क्वेश्चन आता है जो कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और 5 मार्क्स का रहता है आपका 4 क्वेश्चन जो कि कुल मिला के 20 नंबर का होता है। और 15 नंबर का रहता है आपका 2 क्वेश्चन। एक्चुअली रहता क्वेश्चन 4 है, उसमें से करना 2 होता है, ठीक है। तो टोटल इसमें से 30 नंबर बन जाते हैं हमारा। तो कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने से पहले उसको हम लोग पैटर्न वाइज कैसे लिखेंगे, पैटर्न के हिसाब से, ताकि हमें अच्छा मार्क्स मिल सके और पूरा मार्क्स मिल सके। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, पहले कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए, उसके बाद इसको लिखना चालू कीजिए। तो कुछ सेकंड का वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना चालू कीजिए। क्वेश्चन है सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, और इसका दूसरा क्वेश्चन है उसकी उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। तो चलिए पहले इंट्रो लिख देते हैं। किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले उसका इंट्रो लिखते हैं, फिर मिडिल पार्ट लिखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन को आप हिंदी में निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि हमारा है सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, आपको जो भी आइडिया है, आप जो भी आइडिया भी लगेगा कि सामंतवाद है क्या, मैं अभी आपको जो पढ़ाऊँगा वो आपके अपने विचार जो है वो व्यक्त कीजिए। जो मैं बता रहा हूँ वो व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उससे आपको डिस्कस करना होता है। तो चलिए मैं कैसे लिखता मैं बता रहा हूँ वो। हाँ, जैसा कि फेडरलिज्म शब्द लैटिन शब्द फ्यूडल से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का स्वामी। जिसका अर्थ होता है भूमि का स्वामी। इससे आप समझ सकते हैं लैटिन शब्द है ये फ्यूडल। ये आपका MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्यूडलिज्म किस भाषा से बन के हुआ है। MCQ में आप आराम से फ्यूडल शब्द का जिक्र कर सकते हैं। तो ये 9 से 14वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में विद्यमान था। इससे विद्यमान रहने के कई कारण थे। जैसे कि 5 शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य खंड खंड में विभक्त हो गया, तो उस वक्त वहाँ बर्बर, लुटेरे, हुनो आदियों ने मतलब एक के बाद एक आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और उसमें अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। उसी में एक था पेपिन जो राजभवन का प्रधान था। उसने जब ये संपूर्ण यूरोप खंड खंड में विभक्त था, उसमें से एक खंड था, उस खंड का एक शासक था। वो शासक कमज़ोर हो चुका था जिसका प्रधान था पेपिन। पेपिन ने अपने शासक को कमज़ोर पाते ही उसके शासक के स्थान पर खुद को विद्यमान कर दिया, उसे अपने हाथों से कुचल दिया। और उसी का पुत्र हुआ शारलेमेन,
जो एक महान शासक था, जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे जब ईयर वाइज था उसमें सिलेबस में था, शायद हम लोग आगे भी जाके इस सिलेबस में शायद हो सकता है आगे भी जाके पढ़ेंगे। तो जो शारलेमा था उसने अपना युद्ध अभियानों द्वारा अनेक जगहों पर विजय प्राप्त की, इसलिए उसे महान कहा जाता है। शारलेमा ने अनेक जगहों को जीता। संपूर्ण यूरोप मुख्यतः 3 भागों में विभक्त हो गया। मतलब संपूर्ण जो यूरोप था वो 3 भागों में बट गया। पहला था आपका जर्मनी, दूसरा इटली और तीसरा फ्रांस। उस समय सामंतवाद उभर कर सामने आया, जैसे कि मूलतः यह भूमि का पट्टेदारी भूमि का स्वामी होता था। पट्टेदारी का अर्थ ये होता है कि जब वो शारलेमा जीतता गया किसी भी भूमि को, तो उसके द्वारा संपूर्ण भूमि पर अपना अधिकार जमा पाना मुश्किल था। तो उसके जो सहयोगी थे उन्हें वो कुछ कुछ भूमि के खंड दे दिया करता था ताकि इसमें तुम अपना अधिकार करो। उसी को जो वो अधिकार करने वाला था, वो अधिकारी था, उसे ही हम लोग सामंत कहते हैं। और इसी के जो प्रथा ये चली, वैसे कई लोगों को वो अपनी भूमि देता गया और इसी से सामंतवाद का उत्पत्ति हुआ। इसके अंतर्गत सामंत कुछ हद तक शासक के रूप में भी सामने उभर कर आए। तो हम लोग इतना इंट्रो लिखेंगे, इतना हमारा 1 से 1.5 पेज आ जाएगा और इंट्रो इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंट्रो के बाद हम लोग लिखेंगे मेन पॉइंट। मेन पॉइंट लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आप 5 से 6 पॉइंट दीजिएगा, ये सफिशिएंट है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से। और एक एक पॉइंट में आप 1.5 पेज, 1 पेज, उससे भी थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, कोई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। तो पहला पॉइंट है, आप लिखने से पहले आप ये लिख लीजिए ऊपर में हैशटैग या फिर स्टार पॉइंट देके उसको हाईलाइट करके, सामंतवाद के विकास या उत्पत्ति के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप लिखिए सामंतवाद के विकास या उत्पत्ति के कारण, और एक लाइन छोड़ के आप पहला लिखिए सामाजिक कारण। पहला पॉइंट रहेगा ये। सामाजिक कारण को आप इंग्लिश में सोशल कॉजेस कह सकते हैं। आप इंग्लिश पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा जितना हो सके, जितना आपको आता हो, ठीक है। तो जैसा कि सामाजिक कारण आप ये जान लीजिए, यूरोपीय सामंतवाद रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामाजिक एवं जातीय परंपरा में इतनी प्रभावित हो गई कि उस समय दो प्रथाएं बहुत ही जोर से प्रचलित हो गई। जैसे जो एक है प्रक्रियम, जो से भूमि से संबंधित था, और दूसरी प्रथा पेट्रोसिनियम, जो व्यक्ति से संबंधित था। जैसे कि भूमिहीन मजदूर या कृषक किसी भूमिपति के पास जाकर रक्षा के बदले अपनी सेवाएं अर्पित करता था। उस वक्त ये होता था कि जब संपूर्ण यूरोप में अराजकता फैली हुई थी, तो कोई भी आकर किसी पर भी आक्रमण कर देता, तो उन्हें अपने एक दूसरे को भय लगता था कि आज हमें ये आक्रमण कर दे, ये आक्रमण कर दे, इस तरह से भय बना रहता था। तो धीरे धीरे ऐसे भूस्वामी ने बड़े बड़े दल तैयार हो गए जो एक दूसरे को सुरक्षा देना प्रारंभ कर दिए। इससे सामंतवाद को बहुत ही ज़्यादा मदद मिला उभरने में। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में ये 2 प्रथाएं बहुत ही प्रचलित थी। कौन कौन सी? प्रक्रियम, जो भूमि से संबंधित थी, और दूसरा पेट्रोसिनियम, जो किसी व्यक्ति से संबंधित था। 4 से 5 शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रचलित होने लगी थी। दूसरा पॉइंट है कमेंडेशन। ये जो बड़े बड़े सामंत होते थे, उनको छोटे सामंतों द्वारा युद्ध में सहयोग दिया जाता था। छोटे सामंत बहुत सारे छोटे सामंत मिलकर एक बड़े सामंत का सहयोगी बनते थे, और युद्ध में विजय के पश्चात जो भी धन वगैरह प्राप्त होते थे, उससे उन छोटे सामंतों का परिवार चलता था, जिसे कमेंडेशन कहा जाता था। ये एक प्रथा प्रचलित है यूरोप में से, इसलिए इसे कमेंडेशन की प्रथा कहते हैं। इसी तरह जर्मनी में प्रत्येक नेता के साथ स्वामी भक्त योद्धाओं का एक दल होता था, जिसे कमेंडेशन कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। विभिन्न वर्गों के अंतर के आधार पर सामंत 2 प्रकार के थे। पहले निम्न सामंत और दूसरे उच्च कोटि के सामंत। तो सामंत में भी 2 वर्ग के थे, इनमें भी वर्ग भेद होता था। ये 2 प्रकार के सामंत थे, ये आप याद रखिएगा, ठीक। आपका तीसरा पॉइंट है राजनीतिक कारण। जब यूरोप में 5वीं शताब्दी में बर्बर जातियों का आक्रमण हुआ, जिससे संपूर्ण यूरोप अशांति और अराजकता में बदल गए। इसके फलस्वरूप पूर्ण रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उसके स्थान पर कई स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। जब कई लोग एक ही राज्य पर आक्रमण करेंगे, तो अलग अलग लोगों का अपना अपना अधिकार हो जाएगा, जिससे छिन्न भिन्न हो गया। संपूर्ण जो उनकी एकता थी रोमन साम्राज्य, वो छिन्न भिन्न हो गई।
और संपूर्ण रोमन साम्राज्य की अराजकता फैल गई। किसानों को दूसरे किसानों से और जमींदारों को दूसरे जमींदारों से आक्रमण का भय बना रहता था। जैसे उस वक्त संपूर्ण रोमन साम्राज्य में कई विदेशियों ने आक्रमण किया, तो आपस में जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी वगैरह थे वो भी एक दूसरे पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा रहे थे। वो भी सोचने लगे बाहर के लोग आके हमारे संपूर्ण राज्य को लूट रहे हैं, उन पर अधिकार कर रहे, तो हम ही किसी और राज्य को, अपनी राज्य को और थोड़ा बढ़ा क्यों ना ले। जिस कारण उन्होंने भी अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। इससे ये हुआ कि जो जमींदार था वो भी डरा हुआ था, बड़े किसान भी डरे हुए थे, सामंत भी डरे हुए थे। तो उन सब में एक ये हुआ, जमींदार में और किसानों में एक समझौता हुआ। पहला उनके समझौता यह था कि जमींदार किसानों को नहीं लूटेंगे और किसान को जमींदार सुरक्षा देंगे, और उसके बदले में किसान जमींदार को अनाज देगा, जिससे एक दूसरे के ज़रूरत को ही पूर्ति होने लगी। जब बड़े सामंत जमींदार को अपनी सुरक्षा देते थे, ये जो छोटे सामंत थे, छोटे छोटे सामंत बड़े सामंत को कई छोटे सामंत मिलके अपनी सेनाओं का साथ सेवा प्रदान करते थे, जिससे बड़ा सामंत कई और बड़े सामंत मिलके जमींदार को अपना ये सुरक्षा देते थे, जिससे ये संपूर्ण व्यवस्था चली। चौथा पॉइंट लिखिएगा, यूरोपीय शासन व्यवस्था पर प्रभाव। रोमन साम्राज्य के विघटन के काल में जब जमींदार एवं शासकों ने स्थानीय शासन में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, उस समय कर व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, दंड व्यवस्था में आदि हर जितने भी प्रशासनिक संबंधित व्यवस्थाएं थे उनमें इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। वो स्वतंत्र राजाओं की भांति अपना जीवन यापन करने लगे थे। ऐसे करके इसी कारण से सामंतवाद और अधिक उभरा और इसमें उत्पत्ति की और भी कई खंड जुड़े, जिससे सामंतवाद को उभरने में सहयोग भी मिला। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखिए, जर्मन जातियों का आगमन। जब रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जर्मन विजेताओं ने अपनी जीती हुई भूमि को अपने अनुयायियों में बांटी और अपनी नेता को सैनिक सेवा देते रहे, जिससे सामंतवाद फैला। वो अपनी जीती हुई भूमि पर किसे रखेंगे? जो उनके सहयोगी थे, जो उनके समर्थक थे, उन्हें वो अपनी भूमि का कुछ कुछ खंड दे दिया और वो आपस में सहयोग से अपना भूमि और बढ़ाते रहे और उसमें अपना अधिकार जमाते रहे। जब जैसा कि जो जर्मन है वो किसी जर्मन का ही ज़्यादातर हेल्प करेगा, किसी और जाति का हेल्प नहीं करेगा। जबकि पहले जाति व्यवस्था विद्यमान थे, इसी कारण वो अपनी जाति का भी ज़्यादातर ध्यान रखा करता था। और जब ये सामंत थे, ये अपनी जाति के लोगों का हेल्प करते थे, इसलिए उसने अपनी जाति के लोगों को प्रोटेक्शन के लिए सैनिक सेवाएं देता था और वो उस व्यवस्था का लाभ उठा करके दूसरे जगह पर और आक्रमण करता था और अपनी भूमि को और बढ़ाता था। आप छठा पॉइंट लिखिए, धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्रता मिलना। वही 9वीं शताब्दी के मध्य में धार्मिक संस्थाओं को भी शासन के क्षेत्र में संपूर्ण स्वतंत्रता मिली। उस वक्त पादरी भी बड़े जमींदार बन गए। जमींदार भी दो प्रकार के होते थे, एक गृहस्थ जमींदार और दूसरा पादरी जमींदार। गृहस्थ जमींदार जो ऐसे नॉर्मल रहते थे और पादरी जमींदार जो पादरी एक्चुअल में होते थे, पादरी उसे कहा जाता था जो चर्च का प्रधान होता था। वहाँ पर पादरी जो कहता था, जैसे कि हमारे अभी हिंदू धर्म में जब अभी नहीं पहले प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि कहा करते थे वही हमारे लिए प्रधान होता था। जैसे कि राजा होते थे, वहाँ एक ऋषि रहता था जिसकी बातों पर राजा भी अमल किया करता था। उसी तरह यूरोप में भी पादरी का अत्यंत महत्व होता। वो इसका फायदा लेते हुए उसने भी अपनी भूमि का बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब उनकी जागीरें वंशानुगत कर दी गई। जो उनकी जागीरें थे वो उनके वंश के बाद किसी अपने वंशज जैसा कोई है उसका पुत्र को या उसका पुत्री को उन्हें मिलने लगा, जिससे ये जागीर वंशानुगत होती गई और ये सामंतवाद और कई वर्षों तक विद्यमान रहा। छठा पॉइंट है आर्थिकरण, जिसे आप इकोनॉमिक कॉजेस लिखेंगे। जब बड़े बड़े भूस्वामी अपनी भूमि को बढ़ाने के लिए कृषकों से काफ़ी ऊंची कीमतों पर भूमि खरीदने लगे, तो जो छोटे छोटे खेतर मजदूर थे वो भूमिहीन होते गए। जैसे अगर वो किसी से ज़मीन खरीदेंगे जिससे उसका अमाउंट 1000 रुपये या उससे थोड़ा ज़्यादा है वो है, तो वो उस कीमत पर पहले खरीदते थे। ये जो बड़े ज़मींदार आ गए
तब इन्होंने उस 1000 रुपये की किसी भी भूमि को उन्होंने 5000 10,000 दे के खरीदना चालू किया। इससे हुआ ये, जो बेचने वाला था वो किसे बेचेगा, जो ज़्यादा पैसा देगा उसे बेचेगा। इससे भूमि का कीमत बढ़ने लगा। ये 10,000 दे रहा है तो कोई थर्ड पर्सन आके उसमें और 10,000 बढ़ा दे रहा है, 20,000 दे रहा है। तो इससे ये हुआ कि भूमि की कीमत और बढ़ती गई, बहुत बढ़ गया। इससे जो खेतीहर थे, जो दास थे, ये तो भूमि पर काम किया करते, तो बड़े लोग तो काम करने जाएंगे नहीं। इन्होंने जब खेतों पर काम करते थे तब ये अनाज वगैरह बढ़ते था। अब जब ऐसा होने लगा कि सब बड़े लोग ही ले गए, उनका अपना कोई भूमि था नहीं, तो उनको उससे काम करने का ये भी नहीं मिला, अवसर भी नहीं मिला, और अपना भूमि था नहीं। हर कोई किसी से भी करवा लेता था काम, तो सबको उतने सहयोग नहीं मिला। उनको भी कुछ हद तक काम मिला, लेकिन सबको नहीं मिला, जिस कारण अनाजों में कमी आने लगी। संपूर्ण यूरोप में खान पान की वस्तुओं की थोड़ी थोड़ी कमी होने लगी। ये देखते हुए वहाँ के बड़े लोगों ने ये समझा और इसे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए, जो है जैसे कि कृषि वैज्ञानिक उपकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने उपकरणों को, जैसे कृषि वैज्ञानिक उपकरण है, जैसे कि हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में है, जैसे कि पहले लोग कुएं से पानी उठाते थे, अभी नल पंप वगैरह वगैरह हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उस तरह से ये जैसे कृषि वैज्ञानिक उपकरण, ये तो साइंटिफिकली बनाया गया है ना, उसी तरह की कई चीज़ों का उन्होंने उपचार किया और मजदूरों की संख्या में वृद्धि की। ऐसे में कृषकों को कुछ भूमि स्वतंत्र रूप से दे दी गई। हाँ, जब उन्हें लगा कि ये सभी तभी कम कर पाएंगे जब इन्हें अपना कुछ हिस्सा अपना स्वतंत्र मिल जाए, तो भूमिपतियों ने कुछ हिस्सा इन्हें स्वतंत्र रूप से दे दिया कि आपका है, आप इस पर कृषि करो। कृषक अपने उपज का कुछ भाग सामंतों को देगा। इन कृषकों को कृषक दास कहा जाने लगा। ये जो कृषक जो इन्हें अपनी भूमि देता था स्वतंत्र रूप से, वो कृषक उसमें कृषि करने के पश्चात वो जो अनाज होता था वो उन्हें कुछ मात्रा में दे दिया करता था। इन्हें ही कृषक दास कहा जाता था। तो इन 6 पॉइंटों से हमारा क्वेश्चन आधा रेडी हो गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। आप जैसा कि इतिहास में माना जाता है, जब तक आप निष्कर्ष नहीं देंगे तब तक ये आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो ये इंट्रो और ये 5-6 पॉइंट देने के बाद आप नीचे में लिखिए निष्कर्ष। जैसे आप इंग्लिश में कंक्लूजन लिखिए, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इससे थोड़ा पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आए तो ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखा है उनमें से थोड़ा पॉइंट निकाल के लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अपना थोड़ा दिमाग का उपयोग करें। जैसा कि अगर मैं लिखता तो मैं कैसा लिखता, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये सामंतवाद की उत्पत्ति हुई, सामंतवाद का उत्पत्ति के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। जैसे कुछ फ़ायदे ये हुए, जैसा कि जब सामंतवाद आया उससे कुछ कृषकों को प्रोटेक्शन मिला, उन्हें अनाज वगैरह मिली, उन्हें अपनी स्वतंत्र भूमि मिली। और इससे नुकसान ये हुए को भूमि से भूमिहीन होना पड़ा, क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ा दी गई और उन्हें कर वगैरह उन्हें कर वगैरह इन्हें देना होता था, सामंतों को देना होता था, जबकि वो पहले राजा को देते थे। सामंत किसी के प्रति भी पूरी तरह से कर्तव्य से परिपूर्ण नहीं थे, वो अपने हिसाब से जीते थे। जैसे कि पहले राजा होता था, उन्हें मालूम था कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करना है, पर सामंतों के साथ ऐसा नहीं था। वो जिस एक मान सकते कि अभी के प्रेजेंट टाइम में बिजनेसमैन है उस तरह से थे। उन्हें लगे कि किसी को कुछ देना चाहिए तो वो देते थे, नहीं देना चाहिए तो वो नहीं देते थे, और उन पर किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का किसी का दबाव नहीं था। तो अपना ही मौज में जीते थे। अब तो आप इन पॉइंटों को बना के कुछ लिखेंगे तो ये मेरे ख्याल से ये हाफ पेज से भी ज़्यादा हो गया होगा। आप इतना निष्कर्ष लिखेंगे तो चल जाएगा। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये हमारा मुहिम कैसा लगा, और आप भी बताइए कि मुझे अगला क्वेश्चन कौन सा टॉपिक पर बनाना चाहिए। गाइज़, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि कम से कम आप इस वीडियो का पूरी तरह से देखिए, क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है आपको पढ़ना ज़रूरी है और मार्क्स गेन करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, अगर आप 5-6 बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी एक्चुअल में वीडियो में है क्या, और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।